हमने पिछली वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसको हम ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 की शक्ल में लिख सकें, ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पे a, b और c एक कॉन्स्टेंट्स हैं, जबकि x जो है यहाँ पे एक वेरिएबल है। इसकी मिसाल यहाँ पे अगर मैं दूँ तो 2x² प्लस 5x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एग्जांपल है जिसमें ये a के बराबर है, 5 b के बराबर है और -9 c के बराबर है। ये दोनों इक्वेशंस आपको सेम नज़र आ रही होंगी, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। पहला मेथड जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, आज हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन है जिसका 2x² प्लस 2x माइनस 11 इज़ इक्वल टू 1। अब अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको नज़र नहीं आ रही। कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 0 था, जबकि यहाँ पे तो 0 नहीं है, लिहाजा सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। हम यहाँ पे 1 को इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 2x² प्लस 2x माइनस 11 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वेशन के उस तरफ जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये -1 बन जाएगा। तो अब क्या होगा, 2x² प्लस 2x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो फॉर्म है ये हमारी जनरल फॉर्म के साथ मैच कर रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2a है, यहाँ पे ये b है और यहाँ पे ये c के बराबर है और इक्वल के इस तरफ 0 भी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, हम ये अभी देखते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास ये थी 2x² प्लस 2x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब ज़रा गौर करें थोड़ा सा, तो यहाँ इस कोफिशेंट x² के साथ जो कोफिशेंट है और इस तरफ जो c की वैल्यू है, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 12, ये सारा कुछ आप रफ वर्क में करेंगे जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आएगा 20 माइनस 24। अब यहाँ तक आपने लिख लिया है -24, आपने इस c को मल्टीप्लाई कर दिया है इस a के साथ, तो आंसर आया है -24। अब आप कोई भी ऐसे 2 नंबर सोचें जिनको मल्टीप्लाई करने से तो -24 आ जाए और उनको सम करने से +2 आ जाए। ये +2 मैंने कहाँ से लिया है, ये इस इक्वेशन के
b की वैल्यू जो है इस इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू +2 है, तो ये +2 मैंने यहाँ से निकाल लिया है। तो अब आप गौर करें ज़रा कि ऐसे दो नंबर आप जहन में सोचें जिनको मल्टीप्लाई करने से तो -24 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से -24 आ जाए, जबकि उनको सम करने से +2 आना चाहिए। तो ऐसे एक दो नंबर तो मेरे जहन में हैं कि 6 और 4। अब अगर इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनके मल्टीप्लाई करने से तो आता है +24, क्योंकि इस वक्त दोनों के साथ प्लस के सिंबल लगे हुए हैं। तो दोनों नंबर्स के साथ अगर प्लस हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आंसर में +24 आता है, लेकिन हमें तो चाहिए कि -24 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम एक के साथ माइनस लगा लेते हैं और एक के साथ प्लस लगा लेते हैं। अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 तो आ जाएगा, लेकिन अगर यही दो नंबर मैं यहाँ पे लेके आऊँ -6 और +24, इनको जब हम सम करेंगे आपस में तो इससे तो आंसर आता है -2, क्योंकि सम के क्वेश्चन में किसी भी नंबर के साथ अगर माइनस आ जाए तो हम वो माइनस करते हैं और साइन हमेशा बड़े का लगता है। तो इन दो नंबर्स के साथ अगर हमें यहाँ पे देखें तो एक माइनस आया हुआ है और एक प्लस आया हुआ है, तो हम करेंगे माइनस और साइन हमेशा बड़े का लगता है रिज़ल्ट के साथ। तो यहाँ पे बड़ा जो है वो 6 है और 6 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, लिहाजा हम आंसर में भी माइनस का साइन लगाएंगे, जबकि हमें तो यहाँ पे +2 चाहिए था। तो फिर क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि यहाँ पे साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। इसके साथ मैं +6 लिखता हूँ और इसके साथ मैं -4 लिखता हूँ। अब भी अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा, एक मसला तो हल हो गया। अब यही दो नंबर्स मैं यहाँ पे अगर यूज़ करूँ तो +6 और -24 आता, -4 आता है। तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो ये अभी मैंने आपको बताया है कि दो नंबर्स के साथ अगर एक भी माइनस आ गया तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन हमेशा तो बड़े का लगता है। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 6 में से 4 को निकालेंगे, माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा और साइन हमेशा चूँकि बड़े का लगता है तो लिहाजा यहाँ पे 6 बड़ा नंबर है और 6 के साथ प्लस है, तो आप आंसर में +2 लिखेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे पास +2 आ चुका है। तो वो कौन से दो नंबर्स हैं असल में, एक है +6 और दूसरा है -4, ये दो नंबर्स हैं। अब इस इक्वेशन के साथ मैं क्या तब्दीली करने वाला हूँ वो आप ज़रा यहाँ पे गौर कर लें। ये 2x² मैं उसी तरह लिख लेता हूँ, 2x² उसी तरह मैंने लिखा है। ये -12 भी मैं उसी तरह यहाँ पे लिख लेता हूँ =0। बाकी इक्वेशन भी मैंने ये 0 उसी तरह लगा दिया है, जबकि दरमियान वाले को मैं यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो ये कैसे चेंज करूँगा मैं, यहाँ पे देखें, ये मैं लिखूँगा वो दो नंबर्स जो मैंने सोचे थे, जो हमने यहाँ पे अभी सॉल्व किए थे या फाइंड किए थे, वो थे +6 और दूसरा था -4। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा +6x, यहाँ पे x भी इसके साथ है, -4x। तो यहाँ पे
जो पहले आपको इक्वेशन में ये +2x नज़र आ रहा था उसको मैंने चेंज कर दिया है +6x और -4x। फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता, वही इनसे भी +2x ही आता है। किस तरह देखें, +6x और -4x = +2x आता है। देखें, एक भी अगर माइनस आ जाए तो हम माइनस करते हैं और साइन हमेशा बड़े का लगता है। तो यहाँ पे 6 से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आंसर आता है और साइन तो हमेशा बड़े का लगता है, लिहाजा यहाँ पे 6 एक बड़ा नंबर है 4 से, तो इसके साथ जो साइन है यानी प्लस वो हम आंसर के साथ भी प्लस लगाएंगे। तो +2x को मैंने लिख दिया है +6x -4x, फैक्टर्स में मैंने तब्दील कर दिया है इसको, इसीलिए तो इस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन। तो अब क्या होगा आगे, यहाँ पे मैं साफ एक इक्वेशन अलग लिख लेता हूँ, 2x² + 6x -4x -12 = 0। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो वापस यही +2x आ जाएगा जो हमारे पास ऑलरेडी इस इक्वेशन में मौजूद था, लेकिन हमने इसको जस्ट फैक्टर्स की सूरत में लिख लिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ से इन दोनों से हम अलग कॉमन लेंगे और यहाँ से कुछ अलग कॉमन लेंगे। अब हम क्या क्या चीज़ें यहाँ से कॉमन ले सकते हैं वो हम देखते हैं। इन दोनों टर्म्स में से आप एक 2 को कॉमन ले सकते हैं और एक x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 2x को कॉमन लिया तो सिर्फ बच गया x, क्योंकि यहाँ पे 2x थे, तो मैंने एक तो 2 यहाँ से निकाल लिया और एक x निकाल लिया, तो यहाँ पे सिर्फ बच गया x। इसके बाद यहाँ प्लस आएगा, वही इक्वेशन को आप फॉलो करेंगे। जब यहाँ से 6 में से आप 2 को निकालेंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा और x तो आप ऑलरेडी यहाँ से कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे जस्ट x + 3 बचेगा। अब ये x + 3 कैसे आ गया, मैंने अभी आपको कहा है कि 6 में से 2 को निकालेंगे। अब निकालने से मेरी मुराद ये है कि आप यहाँ पे 6 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखें 3 और 2 और x। अब मैं 6 को इसके फैक्टर्स में लिख रहा हूँ 3 और 2, तो यहाँ से मैंने जब 2 को निकाला है तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास सिर्फ 3 बच चुका है। तो एंड पोजीशन एंड रिजल्ट क्या होगा, 2x और यहाँ पे x बच गया ये वाला और प्लस और जस्ट 3, क्योंकि ये x भी मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से और 2 भी निकाल रहा हूँ, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 3 बच रहा है। तो x + 3 बच गया। इसके बाद इन दो टर्म्स को देखते हैं। यहाँ से एक तो मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, क्योंकि यहाँ दोनों से हम माइनस ले सकते हैं। इसके बाद मैं एक 4 जो है यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ। वो किस तरह, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ x। वजह क्या है कि इस टर्म में आपके पास सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 चीज़ें हैं, एक है माइनस, दूसरा है 4 और तीसरा है x। -4 2 चीज़ें आपने निकाल ली हैं यहाँ से, तो यहाँ पे तो लाजमी बात है एक x बचा है, वो x मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया है। इसके बाद चूँकि यहाँ से अब इसकी बारी है, तो यहाँ से भी आपने माइनस चूँकि निकाल लिया है तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा या ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि आपने माइनस निकाल दिया है यहाँ से। इसके बाद 12 को देखिए, 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 4। 12 को मैं इसके फैक्टर्स की सूरत में लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 4। अब देखें यहाँ से मैंने 4 को निकाला हुआ है,
तो ये 4 जो मैं निकालूंगा तो यहाँ पे भी 3 बच जाएगा। तो मैंने 3 लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो अगर आसान अल्फाज में अगर मैं आपको ये समझाऊं तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आएगी वही चीज़ यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर आएगी, दोनों जो है वो सेम होगा। अगर सेम ना हुआ तो इसका मतलब है कि आप जो क्वेश्चन है वो गलत तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा इस ब्रैकेट के अंदर दोनों की दोनों चीज़ें सेम आएंगी। अब यहाँ तक तो कर लिया। अब इसके बाद ये दो टर्म हमारे पास आ चुके हैं, एक माइनस के लेफ्ट तरफ और ये दूसरा माइनस के राइट तरफ। इन दोनों में से आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ कॉमन है। कॉमन कहते हैं जो दोनों में एक जैसी हो। तो इन दोनों टर्म्स में कौन सी चीज़ कॉमन है, वो है x प्लस 3। तो जब मैं यहाँ से x प्लस 3 को निकालूँगा, x प्लस 3 मैंने बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, 2x बच चुका है। तो वो मैं ब्रैकेट में 2x से लिखता हूँ। इसके बाद माइनस मैंने ये वाला लिखा है, माइनस की बारी है। और इसके बाद यहाँ से जब मैं इस टर्म से x प्लस 3 मैं निकालता हूँ तो लाजमी बात है हमारे पास पीछे बच जाएगा 4। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। दो फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब देखो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो रिज़ल्ट के 0 आने का क्या मतलब होता है, जब दो फैक्टर्स या दो नंबर्स या दो डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और रिज़ल्ट 0 आ जाए, तो इसका एक ही मतलब होता है कि या तो पहले वाला नंबर 0 है तब जाके यहाँ पे 0 रिज़ल्ट आ रहा है, या फिर दूसरे वाला नंबर 0 है तब जाके ये 0 आएगा, या फिर दोनों के दोनों जो हैं वो 0 आ रहे हैं तब जाके ये रिज़ल्ट हमारे पास आ सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, कोई भी दो नंबर मैं ले लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 0, अब आंसर तो 0 आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ। ठीक है, या फिर 0 मल्टीप्लाई 5, यहाँ फिर भी 0 आएगा क्योंकि एक नंबर 0 आ चुका है। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप 0 को मल्टीप्लाई कर दें 0 को, तो फिर भी आंसर 0 आएगा। तो दो में से या तो एक 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। लिहाजा यहाँ पे तो मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो x प्लस 3 बराबर होगा 0 के, या फिर 2x माइनस 4 बराबर होगा 0 के। इन दोनों में से कोई एक अगर 0 के बराबर हुआ तब जाके ये इक्वेशन तो 0 होगी। ठीक है, लिहाजा इसी वजह से मैंने इन दोनों को 0 के बराबर कर दिया है। अब मैं इससे x की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ पे 3 इसके साथ प्लस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। x की एक वैल्यू हमारे पास निकल आई है। इसके बाद इस दूसरी इक्वेशन को देखता हूँ मैं, तो 2x यहाँ पे 4 इसके साथ माइनस हो रहा है, इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। प्लस लिखा नहीं जाता, लिहाजा मैं यहाँ पे प्लस नहीं लिखूँगा 4 के साथ। अब मैंने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि यहाँ पे तो 2x है, लिहाजा मैं 2 को भी दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा। तो जब मैं 2 को दूसरी तरफ यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो चूँकि 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो किस तरह, x इज इक्वल टू 4/2। अब 4/2 से तो आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2। तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। मतलब क्या है, यही दो वैल्यूज़ अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे
तो हमारी इक्वेशन ये सारी की सारी ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सलूशन सेट क्या है, या आंसर मैं अगर कहूँ तो आंसर क्या है, वो आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आंसर लिखा जाता है इसका सलूशन सेट, एक है -3 x की वैल्यू और दूसरा है 2। तो ये तरीका है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हम यहाँ पे नंबर्स के फैक्टर्स बनाते हैं और फिर वहाँ से कॉमन लेते हैं और इस तरीके से हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x की वैल्यूज़ निकल आती हैं। तो ये तो था हमारा फैक्टराइजेशन का सवाल। इसके बाद एक दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। इस फैक्टराइजेशन के मेथड में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, कोई मसला आ रहा है, तो आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड को डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।